गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेज में मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 25 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी देखें। और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो वो भी देखें, वो सारे वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी आम है, इसलिए ज़रूर देखते रहें। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, वो सब करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और ज़रूर आप पीछे के वीडियो देखें। और आज भी डेली की तरह आपके लिए एक लाइन, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताती है। यानी कि कभी भी विद्यार्थी को स्ट्रगल से नहीं डरना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो जब आप सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे, तो आप सबको अपनी कहानी बताएंगे कि हम किस तरह से स्ट्रगल किए हैं। इसलिए आप स्ट्रगल करें। बिना स्ट्रगल के कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए स्ट्रगल करें। और अगर स्ट्रगल आपका सही दिशा में है तो आप सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए आप सभी ऐसा करें और अपने तैयारी को करते बेहतर बनाते रहें। तो आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के नौवें गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस कब मनाया गया। तो सिख संप्रदाय के नौवें गुरु थे तेग बहादुर और इनका शहादत दिवस मनाया गया 24 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा, 24 नवंबर को नौवें गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस मनाया गया। इन्हीं के याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। ध्यान रखिएगा, नौवें गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने कराया था। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कराया गया था। तो इनकी याद में जो है वो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। ध्यान रखना है। सिख संप्रदाय के संस्थापक या पहले गुरु गुरु नानक देव थे। पांचवें गुरु ध्यान रखिएगा अर्जुन देव थे, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। वही नौवें गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने कराया था, क्योंकि औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। इसके वजह से इनकी हत्या कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। ध्यान रखना है। तो इस तरह से सिख संप्रदाय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कभी कभी पूछते रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंटर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। यानी कि अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका सफल परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। ध्यान रखिएगा, आंसर एक हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। ध्यान रखिएगा, 3000 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। इसे सेना में 2011 में शामिल किया गया था। यानी कि 2011 में ही सेना में शामिल किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है इसे। यानी कि अग्नि 3 को विकसित किसने किया है, तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। और अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में हेड जी सतीश रेड्डी हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये डीआरडीओ से संबंधित है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, यहाँ से आपका जो है मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, जो कि इसरो यहीं से मिसाइल का प्रक्षेपण करती है। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है इसरो के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों लाइन को आप, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते कि किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया। यानी कि पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे बनाया गया। काफ़ी चर्चा में रहता है सेना प्रमुख, क्योंकि वहाँ पर जो है सेना प्रमुख को बहुत सारा पावर दिया गया है। इसलिए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है सेना प्रमुख काफ़ी जो है वो चर्चित रहते हैं। और अभी नया सेना प्रमुख बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर असीम मुनीर को। असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट असीम मुनीर को जो है नया सेना प्रमुख बनाया गया। पहले, इससे पहले जावेद बाजवा थे जो काफ़ी चर्चा में रहते थे, तो बाजवा का जगह असीम मुनीर ने लिया है। तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में शहबाज शरीफ है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर, कि भारत के दक्षिण राज्य में, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के दक्षिण राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अरिटापट्टी गांव को घोषित किया गया है। भारत के किस राज्य में। यानी कि दक्षिण राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अरिटापट्टी गांव को घोषित किया गया, जो कि दक्षिण भारत का पहला है। ये दक्षिण भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है अरिटापट्टी। ये भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा
तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में ये स्थित है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, तमिलनाडु का ये दक्षिण का पहला जैव विविधता जो है वो विरासत स्थल है, ध्यान रखिएगा। जैव विविधता विरासत स्थल की अगर हम बात करें तो वह क्षेत्र इसमें शामिल होता है जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जिनमें समृद्ध जैव विविधता है। किसी एक या एक से अधिक स्थानीय प्रजाति या जीवाश्म जो है मिलते हैं। सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य वाले घटक यहाँ पे शामिल होते हैं। तो जैव विविधता विरासत स्थल एक इसलिए संरक्षित किया जाता है ताकि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ उस पर निर्भर जो भी समुदाय हैं उनका रक्षा किया जा सकता है। जैव विविधता अधिनियम धारा 17 के अनुसार राज्य सरकार जो है स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिकृत करने का अधिकार दिया है। तो इस तरह से धारा 17 के तहत जो है वो इसे जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया, जो कि अरिटापट्टी गांव है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबानी किया? यानी कि आपका जो है वो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबानी कौन किया? तो अभी हाल ही में 23 नवंबर 2022 को ये दिल्ली में संपन्न हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा दिल्ली। तो यहीं पर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 जो है मेजबानी हुआ। और यह भारतीय नौसेना को 3 दिवसीय शीर्ष स्थलीय क्षेत्रीय रणनीति वार्ता था। इस सम्मेलन में जो भी विचार का आदान प्रदान था उसे बढ़ावा मिल सके और भारत प्रशांत के लिए समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए जो है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग संपन्न हुआ दिल्ली के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो गया। अगला प्रश्न है कि संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक जो है वो भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के त्यौहार के रूप में संगई महोत्सव मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, बी नंबर, यानी कि मणिपुर में संगई महोत्सव मनाया गया और मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इसका जो है 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो इस तरह से जो है खासकर अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के त्यौहार के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने संगाई एथनिक पार्क से इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से पूर्वोत्तर में जो है इसका आयोजन मणिपुर में किया जाएगा, संगई महोत्सव का आयोजन, और उद्घाटन किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पहला जो है वो ई स्पोर्ट्स सप्ताह का मेजबानी करेगा। हालांकि आयुषी ने ये कहा है कि जो है इसका आयोजन जून 2023 में किया जाएगा। और यह इवेंट से जो है संस्कृति मंत्रालय, समुदाय और युवा खेल सिंगापुर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संयुक्त रूप से ये सब मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का मेजबानी करेगा? तो सिंगापुर। प्रश्न है कि अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? यानी कि अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है अनवर इब्राहिम ने। तो ये मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी उलानबटोर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ध्यान रखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। और नेपाल काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि फिर से जो है शेर बहादुर देउबा वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो चुनाव लगभग जीत चुके हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आपका जो है इसका आंसर मलेशिया हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं। तो सवाल हमारा जवाब आपका, मैं एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कल आपके लिए
जो प्रश्न दिया गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने आंसर किया, बहुत लोगों ने सही आंसर किया है। इसी तरह से आप करें, जो नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करें। थोड़ा-सा भी डरना नहीं चाहिए, गलत करें या सही करें लेकिन आंसर ज़रूर करें। इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप डेली एक प्रश्न सीखेंगे एक्स्ट्रा, इसलिए ज़रूर आप सभी कमेंट करें। तो कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। स्पीकर स्पीकर जो है वो बनते हैं तो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि यह स्वयं जो है वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। और स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। और स्पीकर अभी वर्तमान में लोकसभा के ओम बिरला हैं, ध्यान रखिएगा। और ये अपने वो लोकसभा अध्यक्ष के सब लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया है, स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, वर्तमान में ओम बिरला हैं। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार और दूसरी महिला स्पीकर जो है वो आपका जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बनाया गया था। हम नाम भूल रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। और इस तरह से यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि लोकसभा के स्पीकर लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर जो है वो सुमित्रा महाजन है, ध्यान रखना है, सुमित्रा महाजन। और आपका जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो आपका लोकसभा के सदस्य में से ही लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बाहर के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे राज्यसभा के सभापति जो होते हैं देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष जो होते हैं उसी सदन के सदस्य होते हैं और उसी सदन के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में ओम बिरला हैं तो लोकसभा के ही सदस्य जो हैं वो राजस्थान के कोटा से हैं और इस तरह से उसी के सदस्यों के द्वारा वो चुनकर वहाँ पर आए हैं। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा के स्पीकर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये लोकसभा को गाइड करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था आपके लोकसभा के स्पीकर। अगला प्रश्न आज आपके लिए है, सवाल हमारा जवाब आपका में कि मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, असम, इनमें से कोई नहीं। तो मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे पता चलता है कि आप सभी कितना तैयारी कर रहे हैं, कितने जो है इसके प्रति समर्पित हैं। ये सारा चीज़ मुझे पता चलता है, इसलिए आप सभी ज़रूर इसे जो है कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो इस तरह से करते रहें। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।